है क्लास और अ फंक्शन ऑफ अ कर्व। हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है f डिफाइंड ओवर एन इंटरवल r i से r तक हमारे पास एक फंक्शन है इज सेट टू बी ऑफ क्लास n and is denoted by Cn function if there exists nth order derivative at each point of the interval and if the derivative is continuous on I। अगर तो एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि वो C1 फंक्शन है। अगर उसके दो डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं और कॉन्टीन्यूस हैं तो फिर हम कहेंगे कि वो हमारे पास C2 फंक्शन है या उसकी क्लास 2 है। We can say that a function f of class n denoted by Cn function has following properties। वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो, डिफाइंड ओवर एन इंटरवल i, nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे हर पॉइंट पर और डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टीन्यूस हो। और अगर ये हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा, नॉट मल्टी वैल्यूड, अगर हमारे पास ये एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कंसीडर करेंगे और हम ये कहेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और वो कॉन्टीन्यूस हों। और अगर जो f है वो इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल हो, इफ़ व्हेन f इज़ डेरिवेबल इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ टाइम्स इट इज़ सेट टू बी ऑफ क्लास इन्फिनिटी और C इन्फिनिटी फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्मूथ फंक्शन की। एक फंक्शन है हमारे पास f फ्रॉम दिस ओपन इंटरवल टू r इज सेट टू बी स्मूथ इफ़ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल n, यानी कि हर ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो कॉन्टीन्यूस हो, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि जो f है वो एक स्मूथ फंक्शन है। और जब अगर हम गैमा की बात करें कि गैमा को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, तो वी डिफरेंशिएट गैमा कंपोनेंट वाइज, क्योंकि गैमा जो था वो हमारे पास एक फंक्शन था ओपन इंटरवल से Rn तक और इसमें टोटल हमारे पास n कंपोनेंट्स थे। तो हम गैमा 1 है, गैमा 2 है, गैमा n है। तो जब हम गैमा को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम गैमा 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, गैमा 2 को अप टू गैमा n को, एंड सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव। और सम टाइम्स हम इस नोटेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, गैमा डॉट रिप्रेजेंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम गैमा प्राइम इस तरह से भी लिख सकते हैं। गैमा इज स्मूथ इफ़ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल n greater or equal to 1 and for all t. This is equivalent to requiring that each of the component gamma 1 gamma 2 up to gamma n of gamma is smooth। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि गैमा स्मूथ होगा अगर वो क्लास इन्फिनिटी का एक एलिमेंट हो। गैमा इज़ स्मूथ इफ़ गैमा इज़ ऑफ क्लास इन्फिनिटी और C इन्फिनिटी फंक्शन, यानी गैमा जो है वो इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स हमारे पास डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट वेक्टर। गैमा जो है वो एक पैरामीटराइज्ड कर्व है। इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, जो कि हमारे पास वेलोसिटी भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर ऑफ गैमा एट द पॉइंट गैमा ऑफ टी। टू सी द रीज़न फॉर दिस टर्मिनोलॉजी नोट दैट द वेक्टर, ये जो हमारे पास वेक्टर है is parallel to the chord joining the points gamma of t and gamma of t plus delta t of the image C of gamma। अगर ये हमारे पास गैमा की इमेज है, ये कर्व, और ये पॉइंट है गैमा ऑफ t और ये पॉइंट है गैमा ऑफ t प्लस डेल्टा t, स्मॉल चेंज है हमारे पास टाइम में, तो ये जो कॉर्ड है ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, इसकी डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास सेम होगी। और अगर हम टाइम डेल्टा जो चेंज है उसे अप्रोच करवा दें ज़ीरो को, एज डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड आल्सो टेंड्स टू ज़ीरो। अगर ये डेल्टा टी को हम कम कर दें तो ये पॉइंट यहाँ से मूव होकर यहाँ आ जाएगा, मतलब कि जो हमारे पास कॉर्ड है उसकी लेंथ जो है वो
कम हो जाएगी। अगर डेल्टा टी को और कम करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पर मूव कर जाएगा, और जैसे ही डेल्टा टी अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो ये पॉइंट जो है वो डेल्टा टी को ये जो पॉइंट है गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ये गैमा ऑफ टी को अप्रोच करेगा। एज डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड आल्सो टेंड्स टू ज़ीरो, but we expect that the direction of the chord becomes parallel to that of the tangent to the curve at gamma of t। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेंजेंट वेक्टर है, या हम ये कह सकते हैं कि एक टेंजेंट लाइन है। जैसे ही ये कॉर्ड या डेल्टा टी अप्रोच करेगा ज़ीरो को, इस कॉर्ड की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल हो जाएगी इस टेंजेंट लाइन के, जो कि हमारे पास कैलकुलस से है। बट द डायरेक्शन ऑफ द कॉर्ड इज़ द सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर, और ये जो वेक्टर है ये अप्रोच कर जाएगा डी गैमा ओवर डी टी को एज डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, क्योंकि ये हमारे पास डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ गैमा इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस गैमा ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि अगर टेंजेंट वेक्टर ऑफ अ पैरामीटराइज्ड कर्व इज़ कांस्टेंट देन द इमेज ऑफ द कर्व इज़ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने सपोज किया है कि जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव बराबर है किसी वेक्टर ए के, और ए जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है। हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जहाँ b जो है वो भी एक कांस्टेंट वेक्टर है। और अगर ये a ज़ीरो नहीं है तो उस केस में ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन वेक्टर फॉर्म। इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिस इज़ द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू a एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट b, जो कि हमने कहा था कि अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो फिर जो इमेज है वो स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट है। ये हमारे पास वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और ये हमारे पास पॉइंट है b। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू b एंड पैरेलल टू a, और यही हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म में। और अगर a ज़ीरो होगा, वेक्टर a ज़ीरो है, तो फिर हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो जस्ट एक पॉइंट होगा, या हम ये कह सकते हैं जो इमेज है वो एक सिंगल पॉइंट है। द इमेज ऑफ गैमा इज़ अ सिंगल पॉइंट नेमली b। अब शुरू में हमने टेंजेंट वेक्टर को डिफ़ाइन किया कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो टेंजेंट वेक्टर है एट गैमा ऑफ टी। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ पॉइंट ऑफ सच अ कर्व। हमने कहा था कि गैमा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है गैमा का वो टेंजेंट वेक्टर है एट अ पॉइंट गैमा ऑफ टी। हमने एक लीमा कॉन कंसीडर की है जो कि एक पैरामीटराइज्ड कर्व है, और ये उसकी पैरामीटराइजेशन है। अब दो डिफरेंट पॉइंट्स पर हमारे पास जो आंसर है वो ज़ीरो वेक्टर है। जैसे ही अगर हम यहाँ देखें, जैसे ही एंगल 2π/3 होगा तो हमारी जो कर्व है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी, और जैसे ही एंगल 4π/3 होगा या टाइम जो है वो 4π/3 होगा तो हमारी कर्व फिर ज़ीरो को अप्रोच करेगी। यानी यहाँ पर सेल्फ इंटरसेक्शन है। तो दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हमें आंसर जो है वो ज़ीरो मिल रहा है। हमने कहा था कि डेरिवेटिव क्या है, टेंजेंट एट गैमा ऑफ टी। तो अगर हम ज़ीरो पर अगर हम यहाँ देखें तो 2π/3 ज़ीरो है। अब हम इस पॉइंट पर टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, आल्सो हम इस पॉइंट पर भी टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं। अब ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर जो टेंजेंट वेक्टर है वो क्या होगा। अगर हम टेंजेंट वेक्टर फाइंड करें तो डेरिवेटिव हमारे पास इसके इक्वल है, और 2π/3 पर और 4π/3 पर जो टेंजेंट वेक्टर है वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। सो व्हाट इज़ द टेंजेंट वेक्टर ऑफ दिस कर्व एट ओरिजिन। जैसे कि हमने पीछे डिफ़ाइन किया था टेंजेंट वेक्टर को कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो टेंजेंट वेक्टर है एट द पॉइंट गैमा ऑफ टी।
अब गैमा ऑफ टी 0 है, तो 0 पर टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि 0 पर हमारे पास जो टेंजेंट वेक्टर है वो क्या है। यहाँ पर तो यूनिक नहीं होगा, तो उसके लिए ऑल दो जो डेरिवेटिव है इज़ वेल डिफाइंड फॉर ऑल टी, it takes different values at t is equal to 2 pi by 3 and t is equal to 4 pi by 3, and both these points corresponds to the same point 0 on the curve। इस पॉइंट के लिए भी हमें 0 मिला है और इस पॉइंट के लिए भी हमें 0 आंसर में मिला है। This example shows that we must be careful while talking about a point of a parameterized curve gamma. Strictly speaking, this should be the same thing as a value of the curve parameter t and not the corresponding geometric point gamma of t belongs to Rn। गैमा ऑफ टी हमारे पास 0 था इन आवर एग्जाम्पल, तो जो हमने डेफिनेशन कंसीडर की थी टेंजेंट वेक्टर की, should more properly read if gamma is a parameterized curve, its first derivative is gamma dot is called the tangent vector of gamma at the parameter value t। तो अब हमने किस तरह से डिफ़ाइन किया है कि गैमा का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो टेंजेंट वेक्टर है ऑफ गैमा एट पैरामीटर वैल्यू t instead of gamma of t। However, it seems to us that no insist on this distinction takes away from the geometric viewpoint, and we shall sometimes repeat the error committed in the statement of definition। डेफिनेशन क्या थी टेंजेंट वेक्टर की, कि समटाइम्स हम उसी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। दिस शुड नॉट लीड टू कन्फ्यूजन इफ़ द प्रीसीडिंग रिमार्क्स आर केप्ट इन माइंड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं पैरामीटराइजेशन की। फाइंड द पैरामीटराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। हमारे पास एक कर्व है इज़ इक्वल टू 1। अब ये एक हाइपरबोला है कुछ इस तरह से 0 1 एंड 0 -1। सो y जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर y जो है वो लेस और इक्वल टू -1 है। और हमें ये पता है कि tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर t। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो या हम इसे ये कहें कि सेकेंड स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t इज़ इक्वल टू 1, तो y कंपोनेंट जो है उसे हम कंसीडर कर लें सेकेंड t, और x कंपोनेंट जो है उसे हम कंसीडर कर लें tan t। या हम इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो x कंपोनेंट है, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि tan स्क्वायर t इज़ इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर t, तो अगर हम इसे इस तरह से कंसीडर करें tan स्क्वायर t माइनस सेकेंड स्क्वायर t इज़ इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास y कंपोनेंट है और ये x कंपोनेंट है। तो हमारे पास जो पैरामीटराइजेशन होगी वो बराबर होगी सेकेंड t एंड tan t, या हम tan t और सेकेंड t ये भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो tan जो है वो भी बराबर है साइन ओवर कॉस के, और सेकेंड जो है वो 1 ओवर कॉस है। और अगर कॉस में हम t इज़ इक्वल टू π/2 पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो अनडिफाइंड होगा। तो t की जो वैल्यू है वो लाई करेगी -π/2 टू π/2, और देन हमारे पास जो t की वैल्यू है π/2 से
3π/2। तो ये इंटरवल हमारे पास इनफ है इस हाइपरबोला को ड्रा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है x² / 4 y² / 9 इज़ इक्वल टू 1, जो कि एक इलिप्स की इक्वेशन है। और अगर हम कंसीडर कर लें x इज़ इक्वल टू 2 sin t या x इज़ इक्वल टू 2 cos t एंड y इज़ इक्वल टू 3 sin t, तो ये हमारे पास जो x और y हैं, या हम ये कह सकते हैं कि गैमा ऑफ t जो है वो इस केस में हमारे पास बराबर होगा 2 cos t एंड 3 sin t। और हमें पता है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारी जो इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करेगा, एंड सेकंड कंपोनेंट आल्सो। सो ये हमारे पास इस इलिप्स की एक पैरामीटराइजेशन है। और अगर हमने इन डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम इसे कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएट करेंगे। सो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास -2 sin t एंड 3 cos t। हमने फर्स्ट कंपोनेंट को डिफरेंशिएट किया एंड देन हम सेकंड कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें एक पैरामीटराइज्ड कर्व गिवन है और हमने उसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। हमें पता है कि ये फर्स्ट कंपोनेंट x है और ये सेकंड कंपोनेंट y है। और अगर हम कंसीडर कर लें x इज़ इक्वल टू cos square t एंड y इज़ इक्वल टू sin square t, देन x प्लस y जो है वो बराबर होगा cos square t प्लस sin square t, जो कि 1 है। और ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, गैमा ऑफ t इज़ इक्वल टू et, t²। अगर ये फर्स्ट कंपोनेंट है x इज़ इक्वल टू e⁻t, देन x जो है वो बराबर होगा जो t है वो बराबर होगा log x के। और अगर ये y है तो ये बराबर है t² के। अब t की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म है या कार्टेशियन इक्वेशन है इस पैरामीटराइज्ड कर्व के लिए।